अनबाउंड बेस लेयर और बाउंड बेस लेयर। अनबाउंड में आपका WBM आ गया, WBM आ गया, और बेस लेयर में बाउंड में DBM आ गया। तो DBM को हम बाइंडर लेयर भी कह सकते हैं। तो बाइंडर लेयर जो है लोड को बियर करता है। बॉटम अप क्रैकिंग जो हमेशा बीच में, बॉटम अप क्रैकिंग क्या होता है, जैसे ये आपका रोड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो नीचे से जो आपका अलाउेबल स्ट्रेन मान लीजिए 200 माइक्रोन है या 250 माइक्रोन है, इसके बियॉन्ड अगर इसमें स्ट्रेन आने लगेगा तो यहाँ से क्रैक्स जनरेट होने लगेंगे, और इसी क्रैक्स को हम बॉटम अप क्रैक्स कहते हैं, जो सरफेस लेयर पे आ जाता है। और सरफेस लेयर पे आते ही ये क्रैक्स स्ट्रक्चरली अनसाउंड पेमेंट्स में होता है। तो अगर ये टॉप पे आ जाएगा तो मतलब डैमेज होना ही होना है। और एक होता है टॉप डाउन क्रैक्स, जो टॉप से लोड की वजह से होता है कि लोड इतना हाई होता है कि ये स्प्लिट कर जाता है और फिर नीचे चला जाता है। तो अगर आप कोर काटेंगे तो क्रैक्स का पैटर्न पता लग जाएगा। नीचे से चौड़ा क्रैक है, ऊपर पतला है, तो मतलब बॉटम अप क्रैक है, और ऊपर से चौड़ा है, नीचे से पतला है, तो टॉप डाउन क्रैक है। तो हमारे इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों चीज़ की है, टॉप डाउन क्रैक भी है और बॉटम अप क्रैक भी है। जनरली हम लोग डिज़ाइन जो हैं फॉरेन कंट्री से लेते हैं। एस्टो का डिज़ाइन ले लिया, साउथ अफ्रीकन डिज़ाइन ले लिया और ऑस्ट्रेलियन ले लिया, पर अगर आप देखेंगे तो उनका डिज़ाइन मैक्सिमम 30 MSA तक होता है, 40 MSA तक होता है। 150 MSA का कोई डिज़ाइन नहीं है किसी भी कंट्री में, यूरोप कंट्री में भी नहीं है। वो 30-40 तक जाते हैं, हम 150 MSA तक जाते हैं। और बोलना नहीं चाहिए, हम 300 MSA की भी बात करते हैं कि उसका भी डिज़ाइन करना चाहिए, वो एकदम गलत है। हमें MSA को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने लोड को कंट्रोल करना चाहिए। अनलिमिटेड लोड नहीं है। अभी एक मीटिंग में था मैं, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी एक एक्सेल लोड्स के ऊपर। जो फॉरेन की लॉबी है, मैं नाम किसी का नहीं बता रहा हूँ, जो फॉरेन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंडिया में जो हमारा एक्सेल लीगल लोड लिमिट है 10.2 टन्स का, 11 टन का जो मानते हैं हम लोग, उसको भी एक्सपेंड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, 12 टन 13 टन के आसपास लाना चाहते हैं। तो उसमें एज ए स्पेशलिस्ट हमने को बुलाया गया था पेमेंट डिज़ाइन के लिए कि आपका क्या राय है। तो मैं टोटली अगेंस्ट में रहा, क्योंकि जो नॉर्मल पेमेंट डिज़ाइन हम करते हैं उसमें ही नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है उसी से हमारा पेमेंट फट रहा है, तो हम और क्यों बढ़ाएं, ओवरलोडिंग क्यों कराएं। ट्रक तो डिज़ाइन हो जाएगा 40 टन के लिए, पर उसमें जो ओवरलोडिंग 15% और डाल देंगे 50 टन का 55 टन का, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है, तो हमें इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा ब्रंट आता है सबसे टॉप सरफेस पे आता है, फिर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर बेस कोर्स में आते हैं, बाइंडर बेस में, और लो लेवल पे एक नया आजकल चल रहा है विदेशों में, परपेचुअल पेमेंट्स कहते हैं, लॉन्ग लाइफ पेमेंट्स, कंक्रीट के बराबर 40 साल 50 साल सर्वाइव करे। उसमें सीधे सबग्रेड के ऊपर बिटुमिनस लेयर डालते हैं 3 लेयर में। तो जो बाइंडर लेयर होता है वो खूब थिक करते हैं। टॉप सरफेस लेयर है, बाइंडर लेयर है, और फिर आपका बिलो बेस लेयर है। तो जो बाइंडर लेयर खूब थिक होगा, तो अभी इसके ऊपर हम लोड डालेंगे, ये आपका छोटा सा थिक बहुत थिन एक मटेरियल है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक होगा। अगर इसको हम इतना मोटा कर देंगे और इसके ऊपर लोड डालेंगे तो कम इलास्टिक होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स कर रखा है। तो क्या होगा, अलाउबल स्ट्रेंस के अंदर ही रहेगा, ब्रेक नहीं करेगा। तो होगा क्या कि डैमेज कभी नहीं होगा, सरफेशियल डैमेज होगा, जो कि एक रिपेयर किया जा सकता है मेंटेनेंस एक्टिविटी से। तो पेमेंट की लाइफ जो है 30 साल 40 साल हो जाएगी। वो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, CRA को भी एक प्रपोजल सबमिट करना है, ऑलरेडी बोला गया है। तो ऐसे कई नई टेक्निक्स आ रही हैं, कौन सी हम अपनाते हैं उसको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्ट है, पर सारी टेक्निक बेकार है अगर ओवरलोडिंग को कंट्रोल नहीं किया जाए, सारी टेक्निक बेकार है। फिर बेस कोर्स का वही फंक्शन होता है कि लोड और ड्रेनेज को कैसे कंट्रोल करेगा, और सब बेस का भी यही फंक्शन होता है, लोड डिस्पर्सल कैसे ला रहा है नीचे तक। और पहाड़ों पे सब बेस का सबसे बड़ा एक्शन है फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट को बचाने के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर हमारे नॉर्मल प्लेन टेरेन में भी टेम्परेचर जो है -1 -2 चला जाता है, तो जो वाटर है अंदर वॉइड्स के अंदर, वो भी आइस के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसमें थॉ एक्शन एंड थॉ कंट्रैक्शन बहुत होता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी GSB का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। पर फ़ायदा ये है कि तीनों मटेरियल जो है इन्फीरियर होते जाते हैं, टॉप से मैक्सिमम, उसके बाद धीरे धीरे इन्फीरियर। तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है,
इसलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की तरफ लोगों को ज़्यादा डिमांड रहता है। अगर ये कहावत है, मतलब ये जनरली एक जनरल कैलकुलेशन किया गया है कि अगर हम 2% जो एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल कर लें तो हमें कम से कम 10 से 15% VOC में सेविंग मिलेगी। और ये सही है। अगर एक रोड को आप कंस्ट्रक्ट कर लिया और मेंटेन नहीं किया, उसके टर्मिनल लेवल के बियॉन्ड आप मेंटेनेंस के लिए गए, तो उसका जो कॉस्ट है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होगा। ये फैक्ट है। एक टेक्निकल ऑडिट में मैं गया था वहाँ पर थोड़ा PMGSY के रोड का एक जगह में, तो जो रोड PMG से की थी वो 1.5 किलोमीटर की रोड थी, और उस जहाँ हम लोग लोकेटेड थे वहाँ से करीब 15 किलोमीटर रोड थी। 3.5 घंटा लगा वहाँ पहुँचने में मेरे को। रीज़न क्या था? वो बोला गया कि वो बिटुमिनस रोड है, पर जब बिटुमिनस रोड बहुत डिटोरेट हो जाती है, बड़े बड़े पॉटहोल्स डेवलप हो जाते हैं, वो WBM से भी ज़्यादा ख़राब है, WBM से भी ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमें उसको इमीडिएटली मेंटेन कर देना चाहिए और उसी क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आगे चलें तो ये सब सारी चीज़ें दे रखी हुई हैं ऑलरेडी कोड में। कोशिश ये होना चाहिए कि सॉइल हमारी बहुत अच्छी हो, सिल्ट कंटेंट कम हो, थोड़ा सा प्याई रहे जिसमें बाइंडिंग मटेरियल रहे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ना हो, पीट ना हो। सबग्रेड और एम्बैंकमेंट में मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैंने कई जगह पे देखा है और फेलियर का रीज़न है जो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जो कट एरिया है, कट एरिया पे कट को ही एम्बैंकमेंट मान लेते हैं, उसी पे सबग्रेड डाला और सीधे GSB डाला और बना दिया। पर ये गलत है। जिस लेयर जिसको हम एम्बैंकमेंट मान रहे हैं, एम्बैंकमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हाई एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब ये होता है कि इट कैन बी अ ग्राउंड लेवल ऑल्सो, दैट इज़ द बेस ऑफ द सबग्रेड। सबग्रेड जिस लेयर पे लाई कर रहा है उसके भी 50 सेंटीमीटर तक, मतलब 500 mm तक, उसका जो टोटल फील्ड डेंसिटी है, इंस्टीट्यूट डेंसिटी है, उसका भी कंपैक्शन कम से कम 75% ऑफ MDT होना चाहिए, सॉरी 95% ऑफ MDT होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि आप कोई भी सॉइल पे खड़े हैं और यहाँ टॉप 5 सेंटीमीटर पे उठाएंगे तो उसका सीवियर हाई मिल गया और कंपैक्शन आपको 1.6 1.7 के आसपास मिल गया, और जैसे ही 10 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, 15 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, वो 1.3 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, नीचे सॉफ्ट हो जाता है, नीचे फुल कंपैक्शन नहीं मिलता है। तो ये गाइडलाइंस में, मॉर्टेज की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, और इनफैक्ट ये देखा भी गया हुआ है और हमने महसूस भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस भी है कि एम्बैंकमेंट को एकदम ब्लैंक बिलीव करके सबग्रेड नहीं डालना चाहिए, उसकी भी नीट एंड क्लीनिंग, ट्रिमिंग, प्लोइंग पूरा होना चाहिए, तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अदरवाइज बहुत गलतफहमी है कि हम सोच के जो चल रहे हैं जहाँ वो लोडिंग हो तो वहीं से फेलियर होगा। वही चीज़ इसके बारे में दिया हुआ है, ये सब उसके डिटेल्स हैं, और ये ऑलरेडी डेंसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड है 1.6 और 1.62 में जितना वेरिएशन नहीं है जितना 1.7 एंड 1.65 में है। इस चीज़ को बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर हमने 1.7 इसको क्लासीफाई किया हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कहीं पर 1.6 दिया हुआ है PMGSY में। अगर हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके नीचे रखेंगे तो इट्स नॉट गुड, उसके ऊपर रख लें 0.12, 0.3, 0.4 ज़्यादा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे मत लाएं, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन हुई है सब स्ट्रेस बेस्ड कैलकुलेशन भी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस भी है, सारी चीज़ें रिजल्ट्स आए हैं। तो इसको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि उसके ऊपर ही थोड़ा रहे, नीचे ना रहे। फिर इसके बाद कंपैक्शन में जनरली इतना सोच के चलना चाहिए कि जैसे कोई भी आप कंपैक्शन कर रहे हैं, लेयर थिकनेस कम है तो हमेशा पहले स्मूथ व्हील रोलर को यूज़ करना चाहिए, 8 से 10 वाला। थिकनेस कम है, अगर 100 है, 75 है। अगर थिकनेस ज़्यादा है लेयर की, 200 तक ले गए, तो पहले वाइब्रेटरी रोलर चलाइए, फिर उसके बाद स्टील रोलर चाहिए। फिर नंबर ऑफ पासेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायल सेक्शन में देख सकते हैं कितनी डेंसिटी आ रही है, तो उसी नंबर ऑफ पासेस के हिसाब से 7 है, 8 है, 6 है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
एक कोड पब्लिश हुआ है 2014 में, मैकेनाइजेशन कमेटी G4 ने पब्लिश किया हुआ है। उसमें दे रखा हुआ है कि रोलर का कितना एम्पलीट्यूड रखना चाहिए। हर रोलर है, रोलर आ गया, आपने बोल दिया हाँ भाई चलाओ, उसने वाइब्रेशन चला दिया, अब घर 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 चल रहा है। वाइब्रेशन का भी एक लिमिट होता है, उसके एम्पलीट्यूड को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो डेंजरस होगा। एम्पलीट्यूड को कम बढ़ाएंगे तो फुल डेप्थ इफेक्टिव नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसकी अगर आप फील्ड में नॉलेज देखें कितना एम्पलीट्यूड रखना है और क्या फ्रीक्वेंसी है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कोड में दे रखा हुआ है कितने उस पर जाना है। फिर उसके बाद ये तो कंपैक्शन का हो गया। जनरली मैन होल की बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये कहीं अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है कि मैन होल बन गया, वो पूरा एक वीक पॉइंट होता है। ये बहुत बड़ी, पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर ये मैन होल हट जाए वहाँ से तो बहुत बढ़िया, वरना ये बहुत बड़ा इफेक्टेड एरिया। अगर मैन होल हट नहीं रहा है तो उसको चारों तरफ एक कन्फाइनमेंट दे करके फिर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर कन्फाइनमेंट देंगे, क्योंकि मैन होल का जो ऊपर कवर आ गया उसके साइड पे अगर आपने वो कन्फाइनमेंट नहीं दिया तो उसी के ऊपर से वो होके चला जाएगा, वो नुकसान कर जाएगा, डैमेज कर देगा। तो मैन होल को कोशिश करें कि इसको हटा दें, नहीं तो उसमें कन्फाइनमेंट दे करके फिर कंपैक्शन करें, वो थोड़ा बेटर रहेगा। ये फील्ड डेंसिटी कंट्रोल के इक्विपमेंट्स है। जनरली कोर कटर हम यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूट कोर कटर। कोर कटर बहुत इफेक्टिव है पर ना अनबाउंड लेयर्स के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है। अनबाउंड लेयर्स के लिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। फिर एक होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज जो आ रहा है आजकल बहुत पॉपुलर है, पर मैंने देखा है वो इफेक्टिव है सिर्फ टॉप लेयर्स के लिए। और कोई भी नॉन डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर कर रहे हैं या और कुछ भी कोई इक्विपमेंट ला रहे हैं किसी और बेस पे, इसको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कैलिब्रेशन के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये कहें कि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करेंगे इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। हर कैलिब्रेशन के लिए आपको डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन टेस्ट रिड्यूस हो सकता है। जैसे 50 किलोमीटर की रोड है, अब न्यूक्लियर डेंसिटी गेज को निकाल करके हम फील्ड कंपैक्शन निकालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सीधे उठाए और लगा दिया। पहले हमें उसके एक सैम्पल साइज में 5-6 जगह जहाँ सॉइल का स्टेट वेरी कर रहा है उसका कंपैक्शन लेवल निकालेंगे, उसको फिर न्यूक्लियर डेंसिटी से कैलिब्रेट करेंगे। जब वो कैलिब्रेशन हो गया तब आप वो 50 किलोमीटर तक चले जाए। पर फ्रीक्वेंसी जो आपकी टेस्ट फिट की है वो रिड्यूस हो गई, जो आपको 15 करनी पड़ती वो शायद 5 में रिड्यूस हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा ही होगा। तो जो हमारे माइंडसेट में है कि सीधे हम जैसे लेज़र निकाला और सीधे निकाल दिया और न्यूक्लियर डेंसिटी से सीधे वैल्यू निकाल दी, वो सही हो गई, वो गलत है। हम लेज़र यूज़ करते हैं, लेज़र गन्स, हॉट मिक्स के टेम्परेचर को देखने के लिए सीधे लगाया। पर कभी आपने सोचा कि उसको कैलिब्रेट किया? कभी नहीं सोचा। आप मैन्युफैक्चरिंग आ गया, फैक्ट्री से आ गया, लगा दिया, 120 डिग्री टेम्परेचर है, बिल्कुल सही है। उसको एक बार ज़रूर कैलिब्रेट कर लीजिए। वो वहाँ से कैलिब्रेट होके आता भी है, पर फिर भी आपके पास जो मैनुअल टेम्परेचर है उसे एक बार देख लीजिए डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद आप लेज़र गन को यूज़ कीजिए। सो कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। फिर ये रिलेटिव डेंसिटी तो फॉर्मूला सभी को पता ही है। फिर आपका ये कंपैक्शंस, रिलेटिव कंपैक्शन, जो कई जगह ऐसा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिलेटिव कंपैक्शन 100 से ऊपर आया। रिलेटिव कंपैक्शन ही 100 से ऊपर आ सकता है, 100 से नीचे 98 तक आएगा, 95 तक आएगा, 97 तक आएगा, जो जिस हिसाब से लेयर के हिसाब से है। रिलेटिव कंपैक्शन अगर किसी ने 101 या 102 दिया एक्सेप्टेबल है, किसी ने 110 दिया, 115 दिया, तो उसको आप मत एक्सेप्ट कीजिएगा। 110, 115 में वो सड़क फट जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें। तो कहीं कहीं वो एक्साइटमेंट में लोग कहते हैं अरे साहब मेरी तो रिलेटिव कंपैक्शन बहुत बढ़िया है, 108 आया, तो हमने कहा शाबाश, शाबाशी दी। वो गलत है, शाबाशी नहीं देनी उसको। उसे कहना है भैया आप रिलेटिव कंपैक्शन इतना बढ़ा रहे हो, आप थोड़ा कम कर दो, 100 के आसपास लो। फिर फील्ड डेंसिटी में लोग क्या करते हैं, मटेरियल को उठा के थोड़ा सा डाल देते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में। वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि वेट बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपकी डेंसिटी हायर आ जाएगी। तो
जब वो टेस्टिंग करता है फील्ड डेंसिटी को, उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा उसमें कि ऐसे खोदते 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 एक कंकड़ भी गिर गया तो सारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसकी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये 2-3 बड़े वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको जो ध्यान रखना चाहिए। फिर फील्ड है, हाँ 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 नहीं मॉइस्चर टेस्ट 2 दिन की बात कर रहे हैं। और जैसे आपने कंपैक्शन दे दिया, हाँ 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 OMC से डिफ़र कर रहा है आपका, यही कहने का मतलब है। OMC से डिफ़र कर रहा है। डिफ़र कर सकता है वो, हाँ हाँ कर सकता है। हाँ बहुत वेरिएशन आ जाता है, बहुत वेरिएशन। नहीं, जो ये कहने जा रहे हैं वो शायद मैं भी वही कहता, पर OMC में इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी OMC 8% है और 18% आ रही है और कम हो गई तो 1% आ गई, वो नहीं है। वेरिएशन जो है आपका मुश्किल से 5-10 टोटल में से 5% का वेरिएशन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर सीजनल वो भी देखना है, बारिश के बाद है या ठंड में कर रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वेदर कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट है। आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस्ट है, बहुत ज़्यादा ड्यू है वहाँ पर, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे कीजिए तो आपको मिलेगा। OMC का वेरिएशन सीज़न में बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो डेंसिटी अचीव कर ली इस OMC पे, ये कांस्टेंट पूरे 365 दिन है, वो गलत है, वो गलत है। यही वेरिएबिलिटी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं, दूसरे वर्ड में इसी वेरिएबिलिटी को रिलायबिलिटी कहते हैं। ये रिलायबिलिटी तभी बनेगी अगर हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल में आ गए, ये हमारी रिलायबिलिटी हो गई। तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। इसलिए इसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जाते हैं। फिर ये सारे आपके टेस्ट हैं, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है ग्रेडेशन की प्रॉब्लम आती है और CBR की प्रॉब्लम आती है। ये टोटल ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट है बेसिकली जो दे रखा हुआ है MORTH में। तो ग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स है, ग्रेडेशन की प्रॉब्लम्स में इतना मानता हूँ, कई जगह मैंने देखा है, कई जगह परफॉर्मेंस से ऑब्जर्व किया हुआ है, पर मैं सजेस्ट नहीं करता। पर ये कह सकता हूँ कि जो आपकी जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज, मिनिमम के पास भी आ जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर पूरा का पूरा ग्रेडेशन मिनिमम पे आ रहा है या का पूरा ग्रेडेशन मैक्सिमम पे जा रहा है, वो ठीक नहीं है। उसको हमेशा बीच में बनाइए। इस तरीके का आप जॉब मिक्स फार्मूला बनाइए कि वो पूरा एक बीच का ग्रेडेशन ले, एक हाँ मतलब एक पूरा मिनिमम आ रहा है, एक पूरा मैक्सिमम आ रहा है। पर जनरली जब हम टेस्ट पिट इवैल्यूएशन करके मटेरियल ले जाते हैं, तो मटेरियल ले जाने के बाद हम जब उसका ग्रेडेशन टेस्ट करते हैं तो उस ग्रेडेशन टेस्ट में इस टाइप की वेरिएशन आ जाती है, इस टाइप की वेरिएशन। तो जो सैम्पलिंग मेथड आपने लिया है वो सैम्पलिंग मेथड को थोड़ा ध्यान से लें, मतलब 3 सैंपल ले लें, मिक्स कर लें अपना आपस में और फिर उसके बाद उठाएं। वरना सैम्पलिंग मेथड में भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इस चीज़ में है छोटी सी चीज़, बहुत फाइनल पॉइंट है, पर इसके जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो कॉम्प्लिकेशन इम्पैक्ट होता है इंजीनियर के ऊपर। इसने ख़राब काम किया पर उसने काम अच्छा किया, पर हम ये कहेंगे नहीं देखो इसने ख़राब किया, वो एक गलत इम्पैक्ट आता है, वो ठीक नहीं है। तो सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद ये इसके टॉलरेंस लेवल्स हैं और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ये बहुत जो नॉर्मल है। और ये क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है। रोलिंग का जो पार्ट है, रोलिंग का पार्ट कई जगह बड़े डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। बेहतर ये होता है कि एंड से ऊपर ही जाए, जो कैम्बर का जो आपका जो प्रोसीजर MOTH में दिया लोअर से ऊपर उसी में जाए, वो बेटर है जो MOTH में दिया हुआ है। कहीं पर डिस्कशन होता है पर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर का जो इफेक्ट है वो बेसिकली पहले ही बताया ड्रेनेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सब बेस कोर्स है, ग्रेनुलर बेस कोर्स है, स्ट्रेसेस रिलीविंग होता है बेसिकली, ये स्ट्रेस को रिलीव करता है। हम एक सिंपल सी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सा, जैसे इसको 3 लेयर है, टॉप लेयर, बीच में बाइंडर लेयर, वो आपका बेस लेयर और फिर GSB लेयर। टॉप पे जो लोड आ रहा है
उसका उस लोड का प्रेशर आप निकालें, आपको एरिया पता है, कॉन्टैक्ट एरिया और थिकनेस पता है, तो प्रेशर निकल गया। जो आपका व्हील का प्रेशर आ रहा है 4.06 टन, जो आपका एक सिंगल व्हील का है। फिर इस पॉइंट पे निकालें और इस पॉइंट पे निकालें, तो मैथमेटिकली भी आप देखेंगे उसका प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आएगा। अब इसी में अगर आप मटेरियल की जो मैकेनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉडुलस ला दिया, पॉइजन रेशियो ला दिया, तो ये और स्ट्रेस को रोकेगा। तो जब इस स्ट्रेस को और रोकेगा तो यहाँ सब ग्रेड पे एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो फंक्शन हमारा ये है कि स्ट्रेस जो है सब ग्रेड पे एकदम ना पहुँचे। सर अगर गलती से भी पहुँच गया तो हो सकता है कि सेटलमेंट हो जाएगा या अपहीवल भी हो सकता है, लोकलाइज भी सेटलमेंट हो सकता है, तो यू हैव टू अवॉइड इट। तो ये स्ट्रेस रिलीविंग है हमारा। फिर मटेरियल ऑफ सब बेस जो है जनरली इट शुड बी अ गुड मटेरियल, और वो खैर स्पेसिफिकेशंस दे रखा है ऑलरेडी उसमें। और भी आप यूज़ कर सकते हैं, अदर मटेरियल्स भी, स्टील स्लैग भी है। ये जीएसबी का जो पॉइंट आ रहा था, जो सुबह ही डिस्कशन हुआ था, अगर आप देखेंगे इस जीएसबी पॉइंट में यहाँ नंबर ऑफ सीव्स ज़्यादा हैं और धीरे धीरे सीव्स कम होती जा रही हैं। ये आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है। और इसी के बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे की सीव्स में एक सीव बढ़ा दिया 75 माइक्रोन। तो पर्पस क्या है कि ऊपर की ड्रेनेज लेयर ड्रेन करके नीचे पोर्शन पे परमेबिलिटी को स्लो कर दे, और फिर नीचे वाला पोर्शन जो है आपका ड्रेनेज लेयर जैसा ही है उसको साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर दे। पर्पस यही है, यही इसका इंजीनियरिंग मेथड है, बैकग्राउंड है। इंटरप्रिटेशन आप किस सेंस में लेते हैं वो आपका अपना डिसीजन है, पर इंजीनियरिंग सेंस इसका यही है कि उसको डिस्पर्शन ऑफ वो जो वाटर है साइड में चला जाए। और साइड में एक कहाँ मेरी बात हो रही थी यहीं पर कि जो जीएसबी की जो बेस लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, लोअर लेयर है, उसको फुल फॉर्मेशन विड्थ पे नहीं ले जाते हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ को फुल फॉर्मेशन में ले जा रहे हैं। इसके हाँ 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 बस नहीं, फिर से बोलिए। यदि आप दोनों ग्रेडेशन बना रहे हैं और दोनों ग्रेडेशन आपके लिए संभव है, हाँ ग्रेडेशन 5 करेंगे या 6? ना मैं ग्रेजुएशन 5 पे नहीं जाता, मैं ग्रेजुएशन 6 पे नहीं जाता। आपका मटेरियल कौन सा अवेलेबल है उस पर जाता हूँ। मटेरियल से तो फिक्स करके अपने को एक ग्रेडेशन तैयार करना पड़ेगा। हाँ ना इट इज नॉट ए नेचुरल मटेरियल। आपको ग्रेडेशन में जो फिक्स करेंगे वो आपका जीएसबी मटेरियल। हाँ देखिए, अगर आप 6 पे जाना चाहेंगे, अगर आप स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जहाँ अगर आप परमेबिलिटी को स्लो करना है, जहाँ आपको लगता है कि वाटर टेबल जो है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं है, मतलब उस टाइप का जैसे राजस्थान एरिया हो गया, तो आपको 6 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है फिर जाने का, आपको ग्रेडेशन 5 पे मिल जाएगा। 4 और 5 ये कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है। पर आपका जहाँ वेट एरिया ज़्यादा है तो परमेबिलिटी को स्लो करने के लिए आप 6 पे चले जाइए, इधर 4 पे आ जाइए। मतलब इट्स इंजीनियरिंग जजमेंट, कैसे आपको करना है, जो इंजीनियर है उसको डिसाइड करना है। हाँ, यू शुड गो फॉर 6, बेटर यही है, इंजीनियरिंग जजमेंट है। पर कहीं मेंशन नहीं है, किसी भी उसमें कोड में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। ये एक इंजीनियरिंग जजमेंट दे रखा हुआ है। जितना हायर सीव होगा, जितना फाइनर सीव होगा, उतनी परमेबिलिटी कम होती जाएगी, और परमेबिलिटी कम होगी तो सीधे इम्पैक्ट नहीं आएगा लोअर लेयर पे, और फिर हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर ये भी नहीं होना चाहिए कि इट शुड बिकम अ बैंक ऑफ वाटर, बोथ साइड कन्फाइंड। हाई परमेबिलिटी ऊपर से आ गई और उसके बाद सीधे यहाँ ब्लॉक कर गया, नीचे परमेबिलिटी स्लो हो गया तो मड पंपिंग हो रही है या फाइन सारे वॉश आउट हो रहे हैं। उस एरिया में, उस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। फिर देन यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट डिज़ाइन। तो जैसे सुबह विनोद ने भी बोला था, डिज़ाइन साइट को देख करके करना चाहिए। डिज़ाइन अलग कर दिया, साइट अलग देखी और फिर डिज़ाइन कर दिया तो गलत है एकदम। थोड़ा सा एक बार एनवायरमेंटल कंडीशन, टेरेन कंडीशन, जहाँ का डिज़ाइन हो रहा है वो देखना चाहिए, इट शुड बी। फिर ऐसे ही इसका इम्पैक्ट वैल्यू है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो सब दे रखा है। जनरली इन्वर्टेड चोक सैंड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर इन्वर्टेड पेवमेंट्स आजकल कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में शुरू हो गया, जहाँ सीमेंटेड बेस आ गया, इन्वर्टेड चोक हो गया बेसिकली। सीमेंटेड बेस है तो वाटर ऊपर से आ गया, साइड में चला गया, तो वो कुछ वो यूज़ हो रहा है सीमेंटेड बेसिस। हम लोग के यहाँ IC 37 में भी दे रखा हुआ है, पर अभी फुल्ली कहीं पर कोई डिज़ाइन मैंने देखा नहीं है। जनरली जो नॉर्मल डिज़ाइन है वही चल रहा है हमारा। इवन कॉन्क्रीट पेमेंट मैंने सुबह आज पूछा भी था बहनों से,
वो भी कंक्रीट पेमेंट में ऐसे ही चल रहा है। मिक्सिंग ऑफ फ्लाई ऐश एंड सैंड विद टिलर, ये थोड़ा स्टेबलाइजेशन के ऊपर है। फ्लाई ऐश का स्टेबलाइजेशन, फ्लाई ऐश में क्या है ना, फ्लाई ऐश पोजोलैनिक है, हम तो सिंपल फॉर्म में कहते हैं, आई डोंट नो गो फॉर एनी केमिकल एनालिसिस। सिल्क आ जाता है तो पोजोलैनिक इफेक्ट ज़्यादा हो गया। पोजोलैनिक इफेक्ट है तो उसको हमने 2 कैटेगरी में कर दिया, क्लास एफ में, क्लास सी में। जैसे एनटीपीसी की ज़्यादातर क्लास एफ हैं, तो क्लास एफ में सिल्क का कंटेंट कम होता है तो वो ज़्यादातर एज अ फिलर भी यूज़ होगा और थोड़ा बहुत स्ट्रिपिंग का भी यूज़ होगा। क्लास एफ सी हो गया तो हाई स्ट्रिपिंग का भी है और फिलर का भी यूज़ कर रहा है, लाइम जैसा भी इफेक्ट दे रहा है। आप इस लैंग्वेज में बताएंगे तो हम लोग समझ में कुछ नहीं आता। हाँ जी, क्लास है, FP हम लोग तो जानते हैं। ये CG लैंग्वेज। यूज ऑफ फ्लाई ऐश इन एम्बैंकमेंट। हाँ हाँ एंड द क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश इन एम्बैंकमेंट। अच्छा, फ्लाई ऐश का जनरली क्या है ना, बेसिकली फ्लाई ऐश को अगर हम देखेंगे जनरली एफ और सी भूल जाइए। एफ और सी ज़्यादातर यूज़ होता है पोजोलैनिक कंडीशन में, उसको भूल जाइए। फ्लाई ऐश जो भी मिल रहा है आप उसको एम्बैंकमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पर इट शुड बी अ फ्लाई ऐश। एफ और सी की कैटेगरी होती है माइक्रोन से और पोजोलैनिक इफेक्ट से। 50 से कम जनरली होती है सी क्लास की फ्लाई ऐश होती है और उससे पोजोलैनिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, सिलिका ज़्यादा होता है। ये जनरली मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए था कि मैं एनटीपीसी में फ्लाई ऐश को बिटुमिनस पेमेंट में यूज़ कर रहा हूँ और एनटीपीसी में हमने पूरा कंस्ट्रक्ट भी कर दिया है, एसडीबीसी कंस्ट्रक्ट किया है और बीएम। एसडीबीसी को हमने फ्लाई ऐश से यूज़ किया है। 100% फ्लाई ऐश एज अ फिलर और 50% लाइम, 50% फ्लाई ऐश, ये हमने यूज़ किया हुआ। एनटीपीसी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसमें हमें ये स्पेसिफिकेशंस ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पोजोलैनिक इफेक्ट है, स्ट्रिपिंग का इफेक्ट है। सॉइल में स्ट्रिपिंग से कोई मतलब नहीं, तो सॉइल में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेयर्स में करना चाहिए। उसका डिफाइन दे रखा हुआ है ऑलरेडी, आईआरसी का कोड है, नंबर ऑफ लेयर्स में। वाटर कंटेंट इसका बहुत हाई होता है तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, पर प्रोसेस वही है जो हम नॉर्मल सॉइल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से। एक कन्फाइनमेंट साइड में देना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशंस पूरे कोड में दे रखे हुए हैं। तो एम्बैंकमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चले जाइए। सब ग्रेड में अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, इसके कोड्स नहीं आए हैं। और लेस, सब बेस और बेस में कंक्रीट में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। थोड़ा बहुत हमने यूज़ किया है बिटुमिनस में, अगर वो सक्सेसफुल हो गया 2-3 साल में तो शायद हम इसके स्पेसिफिकेशंस में जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ हो रखा है, फ्लाई ऐश को इन्होंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। बिटुमिनस लेस में भी यूज़ किया हुआ है, पर वो पॉपुलर नहीं है। तो कहते हैं ना कि जैसे जो आपका कोल होता है, इग्नाइट कोल है, लिग्नाइट कोल है, जो कोल की क्वालिटी के ऊपर फ्लाई ऐश की क्वालिटी होती है और उसी के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो बेसिकली एम्बैंकमेंट के लिए यू डोंट वरी, कोई भी फ्लाई ऐश यूज़ कर लीजिए, पर ये रहिए कि उसको लेयर में जो डिज़ाइन लेयर है उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। फ्लाई ऐश की कोई क्वालिटी है, ये कोई जजमेंट होना चाहिए कि ये फ्लाई ऐश ज़्यादा अच्छी है, ये तो no, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, उसकी ज़रूरत नहीं। वो आपको पोजोलैनिक इफेक्ट है, सीमेंट में ज़रूरत है, उसके क्या सिलिकेट से क्या है वो तो जब ऐसा सॉइल में तो ऐसा फिलर यूज़ कर रहा है, वहाँ तो स्मॉल बाइंडिंग प्रॉपर्टी, फ्लाई ऐश के अंदर एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, चाहे एफ हो, चाहे सी हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। सिलिका रहता ही रहता है, कंटेंट कम होता है, कहीं 6% होगा, कहीं 30% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो वो आपका पीआई का जो इफेक्ट है वो दे देता है उसमें एम्बैंकमेंट, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें कोड में क्लियर कर उसमें मेंशन भी है, आईआरसी का जो कोड है उसका नंबर ध्यान से उतर रहा है मेरे को, एक है फ्लाई ऐश विद एम्बैंकमेंट है। फिर लाइम स्टेबलाइजेशन और बेसिकली अगर आप देखेंगे सीमेंट स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन और सीमेंट स्टेबलाइजेशन जो है, मैं लाइम को सबसे आसान मानता हूँ, क्विक क्लाइम जो है आपका, और सीमेंट को मैं थोड़ा सा डेंजरस मानता हूँ कि सीमेंट में अगर आपके सॉइल में कोई केमिकल कंटेंट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सीमेंट बहुत रिएक्टिव है, तो बेहतर ये होता है कि लाइम स्टेबलाइजेशन करें और उसको यूज़ करें। नहीं तो सीमेंट को आप सॉइल से रिएक्शन करा के देखें, जो एग्जिस्टिंग सॉइल यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ठीक है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। सीमेंट की प्रॉपर्टीज मच बेटर दैन लाइम है और उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो एक ज़माना होता था जब लाइम का स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, सीमेंट का कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेबलाइजर भी आ गए हैं। और स्टेबलाइजिंग हम क्यों करें, उस मटेरियल को ही हटा दें, क्यों हम स्टेबलाइज करें, या जो मटेरियल जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके ऊपर एक सैंड ब्लैंकेट ही देते तो वो हमारा काफ़ी कंट्रोल करेगा। बस इंपॉर्टेंट है जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग इंडेक्स का प्रॉब्लम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिकल स्टेबलाइजर की कोई लाइफ होती है? अभी अब देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ।
एक क्या नाम है उसका, जो CBR आपकी सीधे बहुत पॉपुलर है क्या, वो RBI 81, मैं नहीं कहता कुछ अच्छा बुरा। RBI 81 ये ज़रूर है कि आपकी जो CBR है 5 CBR को 50 तक भी कर सकती है। हर एक का उन्होंने डोजर फिक्स किया है कि 5 को 50 करना है, 100 करना है। तो स्टेबलाइजर RBI 81 बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है, बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। पर मेरा आपसे यही कहना है, मैं किसी भी स्टेबलाइजेशन के बारे में नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा आप जो भी स्टेबलाइजेशन करेंगे बाउंड मटेरियल्स में, अनबाउंड मटेरियल्स में, उसकी फटीग लाइफ मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी विद सोडियम सल्फेट एंड ये पूरा आप करवा लीजिए। कैसा ड्यूरेबिलिटी है कि फेलियर तो उसमें नहीं आ रहा है। 5 साइकिल में फेल कर जाते हैं ज़्यादातर। जो हम टेस्टिंग करते हैं ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसमें जनरली ये दोनों में से किसी एक साइकिल में ये फेल हो जाता है ज़्यादातर स्टेबलाइजर। तो इम्पैक्ट वैल्यू और CBR को मत देखिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी को आप देखिए। वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप करा लीजिए। मैंने मैक्सिमम देखा है फेल हुआ है, मैक्सिमम। नहीं, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कहूँगा ये बड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। पर RBI टेस्टिंग हमारे हुई हैं, कई जगह हुई हैं। RBI के प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर वी राघवन ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी किया हुआ है रोड्स पे, और काफ़ी काम हुए हैं इस पर। अच्छा है या बुरा है ये कहना मेरे को लॉजिकल नहीं लगता है, पर यह है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जरूर कराइए। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में मैक्सिमम स्टेबलाइजर्स फेल हो जाते हैं। उसमें केमिकल्स हैं, 2 सोडियम सल्फेट है और आपका है, हाँ जी, उसको 5 साइकिल में वेट एंड नॉर्मल करके, वेटिंग एंड ड्राइंग, वो प्रोसीजर दिया हुआ है, उसमें आप करिएगा। तो अब हम लोग क्या है ना, हम लोग टेस्टिंग के बियॉन्ड चले गए और टेस्टिंग वो खुद करते नहीं तो याद नहीं रहता। वो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इतना जरूर पाया गया है कि वो हमेशा फेल हो जाता है, वो वेटिंग एंड ड्राइंग में फेल हो जाता है, जितने भी हमने लेबोरेटरी में टेस्ट कराए हैं। और लेबोरेटरी जो भी हमारी टेस्ट अपनी होती है, बड़ी पर्सनलाइज लेबोरेटरी, वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो उस हिसाब से हम अपना रिपोर्ट बना देते हैं। पर ज़्यादातर स्टेबलाइजर्स फेल हो जाते हैं, ज़्यादातर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बाकी और टेस्ट में सब क्वालिफाई करते हैं। सीमेंट तो खैर सीमेंट का है ना, आप देख लीजिए, स्टोन के अलावा भी है। आप केमिकल्स के साथ भी यूज़ करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बनाते हैं, करते हैं। स्टेबलाइजर को भी यूज़ करते हैं तो करते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। आप अभी आप देख लीजिएगा, फिर बताइएगा मेरे को, है भी आपके पास कोड होगा ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। फिर मैं भी कंफर्म हो जाऊँगा कि आपसे, ठीक है। इसी तरह से WMM आ जाता है, और WMM का भी वही मेन फंक्शन है, सिंगल ग्रेडिंग स्पेसिफाइड दे रखा है WMM पे। ये सिंपल एक ग्रेडिंग दे रखा हुआ है, और WMM में अगर आप देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट वैल्यू है ऑलमोस्ट 30 पे का रखा हुआ है, और फ्लैकिनेस 35। पहले क्या रखा था, पहले इनको 30 का रखा हुआ था। अभी सारे फ्लैकिनेस एंड एलोंगेनेशन सबको 35 कर दिया, क्योंकि 30 हमें मीट नहीं होता था। जो भी हम क्रशर पे जाते थे, चाहे स्टोन क्रशर हो, चाहे कोन क्रशर हो, जो भी हो, क्रशर्स में हमें वो चीज़ मिल नहीं रही थी 30 में, 35 के अंदर रीच मिल रही थी। तो जनरली अभी जितना भी ज़्यादा फ्लैकिनेस हमने कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड एलोंगेशन को यूज़ किया हुआ है, 35 कर दिया। वो DBM में भी आपको मिल रहा है, BC में भी मिल रहा है। तो उस हिसाब से इन्होंने कोड को चेंज किया, पहले ही 30 था, तो उस हिसाब से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है, ज़्यादा चेंज नहीं है। एक ही ग्रेडेशन है ना, जरूरत नहीं है। WMM इज़ नॉट फॉर ड्रेनेज, इट्स स्ट्रेस लोड एसोसिएटेड वो है, और थोड़ा सा ओपन ग्रेडेड है तो ड्रेनेज का भी पर्पस फंक्शन हो जाता है। कंक्रीट में WMM को हम ड्रेनेज की तरह यूज़ कर लेते हैं, और फ्लेक्सिबल में हम उसको ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर स्ट्रेस के लिए कर लेते हैं, और ड्रेनेज का भी काम हो जाता है। ड्रेनेज का फंक्शन है सबग्रेड तक ना जाए, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है GSB का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए हम GSB पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। WMM में सिंपल एक बेस कोर्स बना दिया जो ऊपर से लोड आ रहा है और उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मेन पर्पस उसका है, तभी तो उसके स्टोन्स भी एग्रीगेट्स भी बड़े होते हैं उसका। फिर इसके वो फ्रीक्वेंसी टेस्ट है, और फिर इसके बाद बिटुमिनस पेमेंट कंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो बेसिकली इंटरफेस ट्रीटमेंट्स होता है, थिन बिटुमिनस सरफेसिंग होता है, बिटुमिनस सरफेस कोर्स होता है, बिटुमिनस बाइंडर कोर्स होता है।
थिन मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि थिन पे मेरा कंसंट्रेशन नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि नेशनल हाईवे का यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाएं, और प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा होता है। क्वालिटी कंट्रोल का प्रेजेंटेशन मैंने बहुत शॉर्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इंटरफेस ट्रीटमेंट्स आपके सैम है, सेमी है, टैग कोट है, प्राइम कोट है, ये सारे इंटरफेस है। हमारे प्रोफेसर खंडाल साहब कहते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी है, कहते हैं कि प्राइमर को हटा देना चाहिए, और आज तक प्राइमर नहीं हटाया। तो एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है कि प्राइमर को यूज़ करें या ना करें अनबाउंड से बाउंड लेयर में जाने के लिए। तो हम लोग का जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि प्राइमर का जो इमर्शन कंटेंट है वो थोड़ा हायर होता है, तो अगर आप देखेंगे तो वो पेनिट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा, और टैग कोट का कम होता है, उसका पेनिट्रेशन लेवल कम होता है। तो टैग कोट इज़ गुड फॉर बॉन्डिंग, और प्राइमर जो है वो एक सरफेस को प्रिपेयर करता है, एक टॉप सरफेस को WPM का और WPM का सब टॉप सरफेस को प्रिपेयर करता है, और फिर ऊपर बाइंडिंग करता है। तो प्राइमर का एक अपना रोल है और टैग कोट का अपना रोल है, पर फॉरेन कंट्रीज़ में कई जगह प्राइमर नहीं यूज़ करते हैं। हमारे खंडाल साहब, प्रोफेसर साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, अनुभवी आदमी है। अमेरिका में वहाँ वो कई प्रोजेक्ट्स SHRP के प्रोजेक्ट्स में भी थे। US में वहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं करते प्राइमर को। तो वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूजेबिलिटी के ऊपर है। तो अगर हम जो USA में कर रहे हैं, जैसे एक परसों नरसों मेरी एक बहस हुई, पर वो कहते हैं कि एक सुपर पेव हमें लाना चाहिए। उसके लिए सुपर पेव की ग्रेडिंग्स हैं, -50 तक गई हुई हैं, और +70 और 90 तक भी गई हुई हैं। और हमारे 4 ग्रेडिंग्स हैं, VG10, VG20, VG30, VG40। VG10 और VG30 यूज ही करते हैं, VG40 तो अभी आना शुरू हुआ है। तो वो दोनों सेम है। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए, उसमें एक 16 ग्रेडिंग्स है, 15-16 ग्रेडिंग्स है सुपर पेव में विद ट्रैफिक, हम कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो 16 ग्रेडिंग है हमारे किस ग्रेडिंग में फिट हो रही है हमें नहीं पता। अमेरिकन जो क्लाइमेटिक और ट्रैफिक कंडीशंस है, वो इंडियन क्लाइमेटिक एंड ट्रैफिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक तो ना कहूँगा मैं, ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है। तो एकदम से उसको हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें उसको एक प्रॉपर तरीके से। पर जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, जैसे आपका डायनेमिक शेयर रियोमीटर है, BBR है, बेंडिंग बीम रियोमीटर है, और आपका RTF40 है, और आपका ये दूसरा प्रेशर गेजिंग वेसल है, UTM है, और आपका ये AMPT है, स्वाब मिक्सर परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये सारे परफॉर्मेंस के टेस्ट के हैं। ये सारे आपके मॉडल्स को, फटीक को, डायनेमिक मॉडल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को सारे निकालते हैं। ये परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। ये मेजर्स आपको बताएंगे कि ये ठीक है, पर फिट है कि नहीं ये नहीं बताएंगे। फिट हो रहा है वो आपका माइंडसेट है, आप कैसे फिट करते हैं। डायनेमिक आपका मॉडल्स में सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आगे चलते हैं, आगे आपको बताऊँगा मैं फिर इसमें। ये इंटरफेस ट्रीटमेंट्स के बारे में है। प्राइमिंग के बारे में क्या बोले, इसका जनरली कोड दे रखा हुआ है, ऐसे ही प्राइम कोड का भी दे रखा हुआ है। ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखी है मैंने कई रोड्स पे। प्राइम कोट वो ड्रम में भर के ऐसे चलाते हैं और चला के चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो परफोरेज का पर केजी के हिसाब से जितना निकल रहा है, वो परफोरेज से जितना स्पीड आ रहा है और जितनी स्पीड से वो मेटल गिर रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया। तो जहाँ पर ज़्यादा हो गया वहाँ स्लिपेज हो जाएगा, जहाँ कम हो गया वहाँ ब्रेकेज हो जाएगा। तो कई पेमेंट्स में आप देखेंगे डीबॉन्डिंग हो गई है, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में डीबॉन्डिंग हो गई है। ये बेसिकली प्राइम कोट और टैग कोट की वजह से। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि प्राइमिंग कर दिया, टैग कोटिंग कर दिया, पर क्लीन नहीं किया, तो डस्ट है। अब डस्ट है तो डस्ट के ऊपर आप बॉन्डिंग कहाँ से होगी, तो डिबॉन्ड हो जाएगा। ये कई जगह हम लोगों ने पाया हुआ है। तो जब प्राइमिंग और प्राइम कोट करेंगे या प्राइमर करेंगे तो क्लीन जरूर कर दीजिए, प्लीज़ क्लीन दी सरफेस, बिल्कुल साफ रखिए। एयर प्रेशर है, मारती से धूल निकल जाएगा, पर पानी से नहीं, एयर प्रेशर से मार के कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, डिबॉन्डिंग ना हो, प्राइम सरफेस एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। फिर ऐसे ही टैग कोट के लिए भी है। टैग कोट से स्लिपेज के 100 केजेस से ज़्यादा मैं देख चुका हूँ।
डिफरेंट नेशनल हाईवेज में, कोलकाता कहिए, साउथ में कहिए, हरियाणा में कहिए, पंजाब में कहिए, कई ऐसे लोकलाइज सेक्शंस हैं जहाँ टैकोज के स्लिपेज पाए गए, एक्सेसिव टैकोज। बड़ा खुश होता है कि मैंने खूब ढेर सारा डाल दिया, अच्छा चिपकेगा, पर नहीं चिपकता वो स्लिप कर जाएगा, अच्छा थोड़ी चिपकेगा, वो स्लिप ही करेगा। तो एक लिमिटेड है, कोई भी बॉन्डिंग है उसकी एक मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है और ऑप्टिमम स्ट्रेंथ होता है। ऑप्टिमम ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, उसके बियॉन्ड जो भी इंटरफेस आएगा वो इंटरफेस थिक होगा तो स्लिप करेगा, थिन होगा तो ब्रेक करेगा। ये फंडामेंटल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है इस बात को। वही फंडामेंटल थ्योरी यहाँ पे भी आती है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। फिर ये उसके क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, इसके टेस्ट दे रखे हैं। ये रॉन्ग मेथड है, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, और ये करेक्ट मेथड है। और मैंने शायद आज तक देखा नहीं, आप लोग के यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं या उसी से चलते हैं? कई स्टेट्स में मैंने देखा अभी भी उसी से चल रहा है। वही है ना, मैक्सिमम वही है। फिर इनसफिशिएंट टैग कोट है, जब क्लीन नहीं होता है तो क्या है, टैग कोट एब्जॉर्ब कर लेता है, इनसफिशिएंट रहता है वो। क्या है, डस्ट में एब्जॉर्ब हो गया तो लोकलाइज्ड हो गया, बगल सूखा है और उसके बगल में टैग कोट भी है, तो क्लीनिंग की वजह से ये सारा इनसफिशिएंट टैग कोट रुक जाता है, तो ये सेफ रहता है। फिर खैर क्रैक सरफेस के बारे में है। हाँ, स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक इंटरफेस स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन होता है सेमी, और एक सैम होता है जो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करे। स्ट्रेस, कोई क्रैक हो रहा है तो क्रैक मतलब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। सर में दर्द होगा तो स्ट्रेस की वजह से, बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम हुई तभी सर में दर्द हुआ, रोड में कोई क्रैक हुआ है तो किसी वजह से हुआ है। अगर स्ट्रेस से हो रहा है तो एक हम पतली स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन दे देते हैं, 2 लेयर के बीच में, उसको कहते हैं हम सेमी, और टॉप सरफेस में देते हैं तो उसको सैम कहते हैं। सैमी का मतलब इंटरफेस हो गया और सैम हो गया। MORTC का स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्लियर कट सैम और सैमी के बारे में दे रखा हुआ है। चिपिंग है, इमर्शन है, उसमें डाल के बीच में डाल दिया, स्ट्रेस को एब्जॉर्ब किया तो आपके स्ट्रक्चर क्रैकिंग्स नहीं होंगे। पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस की वजह से है कि नहीं है, यानी फटीग क्रैकिंग डिफरेंट हो गया, और ये जो क्रैकिंग आप देख रहे हैं मैप क्रैकिंग, फटीग से है तब ये सैम और सैमी नहीं चलेगा। अगर आपके स्ट्रेस से लोड एसोसिएटेड है और स्ट्रेस एक बियॉन्ड लिमिटेशन पे है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं सैम और सैमी को। उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस कोड MORTC में दिए हुए हैं, उसको मैंने रिपीट नहीं किया हुआ है। 2 लेयर में भी आ सकता है और सिंगल लेयर में भी आ सकता है। ये तो खैर इक्विपमेंट्स है, ये मॉडर्न पेवर है, रोलर है, न्यूमेटिक टायर रोलर है। डेंस ग्रेडेड के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग फॉलो करें, और मैं जानता हूँ कि आप लोग करते होंगे पक्का। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस दिया हुआ है VG 10, 20, 30, 40, ये IRC कोड का है, MORTC स्पेसिफिकेशन का है, ये क्लियरली डिफाइंड हुआ है। VG 40 अभी IRC 37 में यूज़ किया है उन्होंने कि जब 30 MSA से ज़्यादा हो स्टिफर पेमेंट चाहिए। विस्कोसिटी जो है बाइंडर का एक बहुत इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर कम विस्कस है तो फ्लूइड है, हाई विस्कस है तो सॉलिड है, तभी इसको विस्को इलास्टिक इन नेचर कहते हैं। इलास्टिक रेंज में आता है तभी इसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस मॉडुलस कहते हैं। इलास्टिक रेंज से बियॉन्ड प्लास्टिक रेंज में आता है तो उसको हम ब्रेकेज कहते हैं, फेलियर कहते हैं। और प्लास्टिक से जब ऊपर स्ट्रेंथ में आता है तो वहाँ कंक्रीट पेमेंट आ जाता है, तभी हम कंक्रीट पेमेंट को स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं। टोटली ब्रेक हो गया। तो कंक्रीट पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में मेजर डिफरेंस है कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को स्टिफनेस रेंज में कंट्रोल करते हैं, इलास्टिक रेंज में। प्लास्टिक में आता है तो क्रीप बनने लगता है, एक्युमुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस होने लगते हैं। और कंक्रीट पेमेंट में हम स्ट्रेंथ से मेजर करते हैं, जबकि कंक्रीट पेमेंट का 30,000 मेगापास्कल है PQC का स्टिफनेस। उतने का अगर हम यहाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट बना दें तो हमें तो नीचे कोई लेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तभी मॉडिफायर आ रहा है, बड़े बड़े अच्छे केमिकल्स आ रहे हैं, एडिटिव्स आ रहे हैं कि हम इसके मॉडुलस को बढ़ा दें। मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एक बियॉन्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम अपनी स्टिफनेस को मेजर रखें।
मॉडुलस बढ़ाना मतलब ये नहीं है, मॉडुलस बढ़ेगा पर हाई टेम्परेचर पे स्टिफ रहना चाहिए, लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा विस्कस रहना चाहिए। मतलब टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी को कंट्रोल करें, नहीं लो टेम्परेचर पे ब्रिटल नहीं होना चाहिए। कितने टेस्ट हमने किए हुए हैं मॉडिफायर के साथ, जहाँ लो टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ब्रिटल हो गया और टूट गया, और जहाँ अगर हम 70 और 60 पे टेस्ट किए तो एकदम क्रम्बल कर गया। तो मॉडिफायर का यहाँ यूज़ है, इस रेंज में कोई टेस्ट नहीं करता है, इसलिए हमने VG30 को अभी जो टेस्ट हुआ है, VG30 का एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है 1780 मेगापास्कल के आसपास। ऐसे ही हमने डिफरेंट टेम्परेचर 25 डिग्री पे भी दिया हुआ, वो एक वेल टेस्टेड है। पर जो केमिकल्स के साथ हमने यूज़ किया हुआ है, जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड है, उसकी टेस्टिंग अभी भी चल रही है और अभी भी डाटा जनरेट हो रहा है, काफ़ी डाटा जनरेट हो रहा है, उसके मास्टर कर्व्स बन रहे हैं, उसके डायनामिक मॉडल्स निकाले जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है रिसर्च में, जो कि आजकल USA में जो पेमेंट डिज़ाइन का कंसेप्ट है, दैट इज़ नोन एज डार्विन कंसेप्ट, डार्विन मेथड यूज़ किया हुआ है, जो एक MEPDG कहते थे उसको पहले, MEPDG के बाद डार्विन आया है, उसी पे बनाया है, वो इसी एनालिसिस के बेस पर है। और मज़े की बात है कि हम भी उसी एनालिसिस पे जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग, नॉट एज अ इनोवेटर, एज अ रिप्लिकर। वो बेसिकली इनोवेशन और जनरेशन में बहुत अंतर है, बहुत फाइन लाइन है। तो ये जरूर इसको मेंटेन करें। फिर ये इशू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर VG पेविंग बिटुमेन ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ही आप इसको VG यूज़ करें। जनरली जब -10, -20 तक भी VG10 चलता है, जहाँ जैसे कुछ हम लोग को पेमेंट डिज़ाइन करना पड़ा, जहाँ -30, -40 करगिल साइड में, द्रास में, चाइना बॉर्डर पे, तो वहाँ हम VG20 को रिकमेंड करते हैं। VG20 का जो मिनिमम टेम्परेचर है -40, -50 तक चला जाता है मॉडिफायर के साथ, इट शुड बी मॉडिफाइड, वेयरएज VG10 का -25 तक चला जाता है। तो इसलिए हम हाई कोल्ड एरिया जो हमारे आसपास के हैं उसमें VG10 यूज़ करते हैं। पर हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बहुत ही हाई, वो जहाँ 18,000 फीट कहते हैं, जहाँ पर 18,000, जैसे अब द्रास है, यहाँ आप चले जाइए, खारदुंगला पास है, जो हाईएस्ट मोटरेबल वर्ल्ड का जो रोड है, वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वो खारदुंगा पास है, वहाँ पर लेह से करीब 40 किलोमीटर दूर, 18,350 फीट पे। वहाँ टेम्परेचर आपका -30, -25, -30 विंटर्स में चला जाता है आराम से। तो उस रोड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं VG20, नॉट VG10। उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर मॉडिफायर के लिए भी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी कोड में दे रखा हुआ है, इसको फॉलो करना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चेंज हुआ है इम्पैक्ट वैल्यू पे, DBM के लिए 27 कर रखा है और 24 है उसके लिए, BC के लिए, और यही चेंज है। बाकी फ्लैकीनेस को 35 कर दिया है, बाकी सब चीज़ सेम है, नथिंग इज़ डिफरेंट, सब चीज़ सेम है भाई। और ये डिज़ाइन और मिक्स का ऑलरेडी दे रखा हुआ है इन्होंने स्पेसिफिकेशंस, स्टेबिलिटी, फ्लो, एयर वर्ड्स क्या है, और मिनिमम वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स और एयर वर्ड्स के बारे में दे रखा हुआ है। ये ऑलरेडी डिज़ाइंड है, तो इसमें मैं ज़्यादा इन्फोसाइज नहीं करूँगा। ये BC का यूसेज क्या है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेडेशन जो है, ये ग्रेडेशन जो हमें BC का मेंटेन करना है, BC इज़ ए डेंस ग्रेडेड, जितना वो पावर डेंसिटी कर्व से करीब आएगा। पावर डेंसिटी कर्व एक बीच में 45 डिग्री है। ज़्यादातर आप देखेंगे कोई भी एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे देंगे V टाइप का। तो ये जो V होता है 45 डिग्री पे होता है, ये भी V 45 डिग्री पे होता है। ग्रेडेशन भी बनाएंगे तो 45 डिग्री पे बनाएंगे। हम लोग 45 डिग्री को जनरली मानते हैं कि वो ऑप्टिमम पे है, उसके आसपास कोई भी ग्रेडेशन होगा तो वो बहुत ही डेंस होगा, उसी के हिसाब से बना हुआ है और इसको बिलीव करते हैं। पर ये नहीं है कि अगर हम इसके रेक्टेंगल को बड़ा करते हैं और 45 बनाते हैं तो वो एंगल 30 हो जाएगा। इट शुड बी अ प्रॉपर स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल। तो इसी हिसाब से BC का ग्रेडेशन भी दे रखा है। एक नो जोन आता है इसमें, नो जोन, इस पॉइंट पे एक नो जोन एरिया आता है। नो जोन एरिया मतलब वहाँ फाइन्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फाइन्स हुआ तो बाइंडर कंटेंट बढ़ जाएगा और वॉइड्स कम हो जाएंगे। एक बहुत कहते हैं लोग कि, और ये फैक्ट भी है,
कि अगर वॉइड्स हमारा 3.5 पे है, डिज़ाइंड है, तो हमें जब उसको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में लाएंगे तो 3.5 पे ना फिक्स करके 4 पे कर लें, थोड़ा सा 1% बढ़ा दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो कंपैक्शन लेवल जो है विद टाइम वॉइड्स भर जाते हैं, जिसको हम समझते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, पर वो कंसोलिडेशन नहीं है। इट इज़ जस्ट द इफेक्ट ऑफ द ट्रैफिक। अगर आप कम रखेंगे वॉइड्स को और उसके बाद वॉइड्स अगर बंद हो जाएंगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, और जहाँ ब्लीडिंग हो गई तो मतलब आप सोच लीजिए कि एक अलग ही हेडेक है, उसको आप फिर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है सिवा मिलिंग के प्रोसेस है। मिलिंग भी एक नई टेक्निक आ गई है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसके ग्रेडेशन है BC1 एंड BC2। ऐसे ही इसके जो फाइनल पॉइंट्स है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है, ये सब ऑलरेडी दे रखा हुआ है तो इसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। ये SDBC का अभी इन्होंने क्या कर दिया, IRC कोड में डेंस को एक साथ कर दिया, SDBC, BC और DBM, इसका एक ही कोड कर दिया है, और वही चीज़ उन्होंने उसको कॉपी कर दिया उसमें MORTH में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिक्सिंग, लेइंग एंड रोलिंग टेम्परेचर, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फैक्ट है। मैं आपको सिंपल इसके अंदर नहीं जाता, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि बिटुमेन को गर्म कर दिया मैंने 160 पे, और फिर मैंने उसको एग्रीगेट में मिलाया। बिटुमेन को मैंने 150 पे गर्म किया और एग्रीगेट में मिलाया। क्या अंतर है? अंतर आया 160 पे जो विस्कस था और 150 पे जो विस्कस था, तो जो पोर हुआ है, फ्लूइड हुआ है बिटुमेन, उसकी कोटिंग डिफरेंट हो गई, इसकी कोटिंग डिफरेंट हो गई, दोनों की कोटिंग डिफरेंट हो गई। जहाँ कोटिंग डिफरेंट हुई वो तो फर्स्ट कोटिंग है हाई टेम्परेचर पे, फिर ये ट्रक में लदा, हॉट मिक्स है, वाइब्रेशन हुआ, तो फिर कोटिंग और चेंज हुई, फिर उसके बाद साइट पे आया, और साइट के बाद टम्पर को ने उठाया और पेवर पे डाला, तो और कोटिंग डिफरेंट हुई। तो कोटिंग ही सबसे बिटुमेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीगेट पे। कोटिंग ज़्यादा तो नुकसान, कोटिंग कम तो नुकसान, ऑप्टिमम कोटिंग। कोटिंग अगर ज़्यादा की तो हमें खुशी हुई कि देखो हमने बहुत बड़े कोटिंग किया, पर उसमें क्या हुआ, बाइंडर कंटेंट ज़्यादा पड़ गया। यहीं पर सब बचाने की भी कोशिश करते हैं। कोटिंग कम की तो बाइंडर कंटेंट कम हो गया। बेसिकली क्या है हमें फिनोमेना कि इसकी जो टेम्परेचर रेंजेस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मॉडिफाइड के लिए अलग है और अनमॉडिफाइड के लिए अलग है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन दो टाइप के होते हैं बिटुमेन में, एक होता है फिजिकल मॉडिफिकेशन, एक होता है केमिकल मॉडिफिकेशन। तो CRM में क्या है? फिजिकल मॉडिफिकेशन है, मतलब हम शेयर, CRM में क्या है? रबर है, शेयर करके रबर को मिक्स किया हमने, तो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। पर हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं केमिकल्स के साथ, एलास्टोमेरिक हो या प्लास्टोमेरिक हो या लेटेक्स हो, तो उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से मॉडिफिकेशन हुई, तो दैट इज़ अ केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन से बहुत सेंसिटिव होता है, वो टेम्परेचर बेस्ड डिपेंडेंट होता है। तो उस मॉडिफिकेशन में अगर हमने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो फेलियर का एक केस बन सकता है, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कई जगह देखा है मॉडिफायर को इन्होंने यूज़ किया है और टेम्परेचर 110-120 पे गया। वार्म मिक्सेस आ गए हैं, आप 80 डिग्री पे टेम्परेचर पे भी आप कंपैक्शन करते हैं, पर उसका वो केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। पर पॉलीमर मॉडिफाइड हो, चाहे एलास्टोमेरिक हो, चाहे प्लास्टोमेरिक हो, चाहे CRM भी हो, चाहे लेटेक्स हो, उसके टेम्परेचर को आप जरूर मेंटेन करना चाहिए। इसको माइंड में आप मना लीजिए कि भाई टेम्परेचर के बियॉन्ड नहीं जाए। VG30 में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 डिग्री का टेम्परेचर अगर वेरिएशन हो गया तो VG30 में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि मॉडिफायर में है। इसको ख्याल रखना। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल ऑलरेडी दे रखा हुआ है कोड। हाँ, ये तो ग्रेनाइट स्टोन के लिए ऐसा टेम्परेचर, हाँ, लाइमस्टोन इस एरिया में बहुत मिलता है, उसके लिए ना, ये जो टेम्परेचर है इट इज़ नॉट फिक्स फॉर एनी ग्रेनाइट, एनी स्टोन, ये मिक्सिंग टेम्परेचर है। जैसे एग्रीगेट का टेम्परेचर 150-170। हाँ, इसमें चाहे लाइम हो चाहे ग्रेनाइट हो। नहीं, लाइम ब्रिटल होता है, एक ब्रिटल हो जाता है, क्रम्बल हो जाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रम है। अच्छा, लाइम स्टोन का। हमारे यहाँ टॉप सरफेस पहली रेन के बाद
नहीं तो आप उसमें ना फिर बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये इसका ज़्यादा लाइम का, हम लोग के यहाँ लाइम ज़्यादा नहीं है, हमारे ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज़ाइट है, ये सब बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। जनरली मेरे ख्याल से एमपी में भी, इधर इंदौर के पास भी यही प्रॉब्लम है शायद, इंदौर के पास भी लाइम का वो है। अगर नेशनल हाईवे पे यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा आपका ये सजेशन रहेगा कि अभी क्या है, वार्म मिक्सेस भी शुरू किए हुए हैं, पर वो स्टेबिलिटी आती नहीं है वार्म मिक्सेस में। आज की डेट में भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वार्म मिक्सेस में है। पर यह है कि टेम्परेचर कंट्रोल में अगर आप मिनिमम टेम्परेचर पे जाएं, मॉडिफायर को नहीं यूज़ करें, VG30 को यूज़ करें, तो आप मिनिमम टेम्परेचर भी अगर 150 भी रखेंगे, 150 अगर आप देखेंगे मिक्सिंग टेम्परेचर, एग्रीगेट टेम्परेचर दे रखा होगा इन्होंने, VG10 आप यूज़ नहीं कर सकते, VG30 पे 150 मिनट, 150 पे भी ब्रिटल हो जाता है। 150 हमने सर इसका प्रैक्टिकली मैंने पर्सनली किया था। हमने 130 to 140 ही VG30 को गर्म किया, और हमने जो 130 से ज़्यादा मेटल को गर्म नहीं किया। पर एक चीज़ बताए, लाइमस्टोन का इम्पैक्ट वैल्यू क्या है? 20 पास नहीं होगा। नहीं, आफ्टर हीटिंग नहीं, मैं हीटिंग एकदम से गिर पहले जाता पूछ रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट वैल्यू कितना है। सूटेबल ही नहीं है। फिर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है? ज़्यादा है। तो फिर ज़्यादा उसको आप यूज़ ही क्यों कर रहे हैं उसको? लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं, ऑल्टरनेटिव पहला पॉइंट तो ये ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर आप वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो आपको साउंडनेस टेस्ट करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको केमिकल्स यूज़ करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। वो नहीं करते हम लोग। आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे, हाई वाटर कंटेंट वाला एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो जिसकी इम्पैक्ट वैल्यू भी बहुत हाई है, तो वो तो आप बिटुमिन 150 के 140 में करेंगे, 160 में करेंगे, 110 में करेंगे, वो ब्रेक कर जाएगा। यस वही होता है। और जब रेंस आती है, पहली रेन जब आती है तो पानी अंदर घुस जाता है, टूट जाएगा, और टूट जाता है वो। तो ये एग्रीगेट ही, आपको एग्रीगेट को ही ट्रीट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में लाइमस्टोन अवेलेबल है। नहीं तो आप इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऐसा है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पर दे आर ऑपरेटिंग अपनी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। यदि हमने नेशनल हाईवे पे कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो कैसे पास हो रहा है? यदि हमने टेम्परेचर को कंट्रोल किया, कम किया, तो हमारा रिजल्ट ठीक आए। नहीं, जो यहाँ BOT प्रोजेक्ट्स हैं, जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्टेट हाईवे के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, नहीं ये कैसे पास हो रहा है? टेस्टिंग में कैसे पास हो रहा है? जब वो वहीं फेल हो जा रहा है तो कैसे आप यूज़ कर रहे हैं साइट पे? मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ही गलत हो रहा है ना ये। नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन तो हाई हो गया ना, फिर तो उसमें ताकत तो नहीं है ना कुछ। आप इम्पैक्ट वैल्यू ले रहे हैं पर अंदर से तो वॉइड ज़्यादा है ना, है क्रश हो जाएगा वो। मतलब जो भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है रोड का, उस रोड कंस्ट्रक्शन में जो क्राइटेरिया पास के होते हैं वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, आप टेम्परेचर कोई भी यूज़ कर लें, बेसिक प्रॉपर्टी ही फेल कर रही है तो आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ही उसको नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है। ये जो टेस्ट हैं, अगर आप पीछे में देखेंगे, अगर आप ये देखिए, हाँ, ये टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर कोई भी अगर हम ग्रेडेशन बनाएंगे, कोई भी हम बाइंडर टेस्ट करेंगे या कोई भी हम मिक्स बनाएंगे, तो इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर इसको नहीं क्वालिफाई कर रहा है, ये तो आपका ये रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ में मिनिमम क्या है, 60% भी नहीं आएगा, और 60% भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें वेट एंड ड्राई दोनों का रेशियो है ये। तो ये तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं हो सकता, और कंस्ट्रक्शन में फिर भी यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं बुक में गलत लिख रहा है ना, वो भी तो कहीं पर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है ना कहीं पर। जो दिखा रहे हैं कि 60 है, मान लीजिए इम्पैक्ट वैल्यू 30 है, 35 आया तो उसको हमने 30 कर दिया, वो चीज़ भी गलत है ना बेसिकली। नहीं ठीक है, हाँ हाँ हाँ
15 तो फिर ये 150 में ब्रिटल होना ही नहीं चाहिए फिर। ये बड़ा नहीं नहीं, लाइमस्टोन को जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्टोन कहलाता है ये। हाँ, लाइम में भी वेरिएशन होता है। हाँ, चलिए मैं टेस्ट करा लूँगा, आप सैंपल्स आप जो है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। लेट्स चेक, लाइमस्टोन का है बेसिकली। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फिर SDBC लेयर है। जैसे SDBC लेयर को हम लोग एक टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके चंक्स निकाल